जब रात का खाना खाकर सारी दुनिया सोती है तो वो अपने कमरे में काफ़ी थामे बैठा नेट पर ऑनलाइन मैरिज ब्यूरोज को सर्च कर रहा था। उसे अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढनी थी। उम्र के 27 सावन बीत गए थे। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी। चेहरा भी अच्छा खासा इम्प्रेसिंग सा था, पर घर वाले परेशान थे क्योंकि उसकी अपनी आइडियल लड़की की तलाश समाप्ति ही नहीं हो रही थी। उसकी नज़र अचानक से जोया राज की प्रोफाइल पर जाकर टिक गई थी। उसने डिटेल देखनी शुरू की। नाम जोया राज, उम्र 25 साल, रंग गेहुआ गोरा, हाइट 5.4, हॉबी नए नए दोस्त बनाना। निशांत खुश हो गया था। उसकी प्रोफाइल पे क्रीम कलर की टॉप और ब्लू जींस पहने हुए थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हल्की सी भूरी थी, लंबे लंबे बाल और चेहरा बेहद ही आकर्षक, मानो उसे अपनी ओर बुला रही हो। निशांत ने घड़ी पर नजर डाली। रात के 10:30 बजने वाले थे। जया ने अपनी मेल आईडी भी डाली थी। उसने फेसबुक पर सर्च किया और वो मिल गई। निशांत ने तुरंत ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। वो भी शायद ऑनलाइन ही थी। उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हेलो, मैं निशांत खन्ना, आपकी प्रोफाइल देखी। एक्चुअली मैं शादी के लिए लड़की देख रहा था, तो काफ़ी अच्छी दिखती हैं आप। उसने मैसेज के अंतिम लाइन के बाद स्माइली भेजी थी। हाय, मैं जोया राज। हाँ, मुझे भी अपने लाइफ पार्टनर की तलाश है, तो बस इस साइट पर अपनी डिटेल डाल दी थी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, और आप कैसे हो? इस तरह से दोनों में बात शुरू हो गई थी। जोया को निशांत से बात करना बेहद अच्छा लगा और निशांत उसने तो मन ही मन उसी से शादी करने के लिए ओके कर लिया था। अब ऑफिस से घर आते ही वो नेट पर बैठ जाता था और जोया से चैटिंग करने लगता। दोनों में 4 दिन में ही गहरी दोस्ती हो गई थी। अब निशांत उससे मिलना चाहता था। उसने एक दिन जब जोया से कहा तो वो मिलने को तैयार हो गई। हाँ, तो अपना एड्रेस बताओ, मैं अभी आता हूँ। रात के 10 बजने जा रहे थे जब निशांत ने उसे मैसेज किया। तुम अपना नंबर दो, मैं कॉल करती हूँ और अपने घर रास्ता बताती हूँ, जोया बोली थी। निशांत ने नंबर सेंड किया था। हाय निशांत, उसकी मीठी सुरीली सी आवाज़ फ़ोन में सुनकर निशांत ने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। वो उसकी आवाज़ के जादू में खो गया था। हेलो निशांत, जोया ने उसे टोका। हाँ आओ, बताओ अपना एड्रेस। मैं शहर की भीड़ भाड़ से दूर नए मोहल्ले में रहती हूँ, तो तुम निकलो, मैं रास्ता बताती जाऊँगी। ओके, मैं निकलता हूँ। निशांत उठकर रेडी होने लगा था। लाइट ग्रीन शर्ट और ब्लैक जींस पर गोगल्स लगाकर उसने खुद को आईने में देखा था। अपनी लुक से संतुष्ट होकर खुद पर परफ्यूम की आधी बोतल खाली कर ली। फिर अपनी ब्लैक हुंडई की चाबी उठाई बाहर निकला था। माँ बाप और दादी के कमरे बंद देखकर वो पैर दबाए मेन गेट खोलता बाहर निकला था। हाँ जोया, अब बताओ, जाओ, मैं गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूँ। उसने फ़ोन लगाया था। जोया ने उसे बताना शुरू किया। करीब 45 मिनट की ड्राइव के बाद वो एक बड़े से आलीशान 2 मंजिला बंगले के आगे खड़ा था। उसने नीचे उतरने से पहले एक बार अपना चेहरा शीशे में देखकर बाल संवारा और मुस्कुराया। माँ और दादी को कल जब बताऊंगा कि उनकी होने वाली बहू मुझे मिल गई है तो वो उछल जाएंगी, दिल में सोचता बाहर निकल गया। बंगले का मेन गेट बंद था। उसने तो सोचा था जोया दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। हेलो, तुम्हारा गेट बंद है, कैसे आऊँ मैं? उसने फ़ोन किया। सॉरी यार, वो क्या है ना कि मॉम डैड बिजनेस पार्टी में गए हैं, तो गेट कीपर गेट बंद करके सो गया है। तुम घर के दाएं ओर गैरेज है, उसका गेट मैंने खोल कर रखा है, उधर से जाओ। निशांत कुछ अचकचाया, पर जोया से मिलने की चाहत ने उसे ज़्यादा सोचने नहीं दिया। वो गाड़ी लॉक करके दाईं तरफ मुड़ गया। गैरेज का शटर वाला गेट था जो आधा उठा हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। निशांत खुशी से आगे बढ़ा था। वो झुककर अंदर घुसा। गैरेज में 2-3 टायर, रस्सी, पानी का ड्रम, प्लास्टिक के बोतल और कुछ बाल्टियां रखी थी। खाली दीवार पर एक पर्दा लटक रहा था। निशांत खुश होकर वहां गया और पर्दा हटाया, पर वहां भी दीवार ही थी। वो कुछ परेशान हो गया।
जोया, जोया, वेयर आर यू? वो दूसरी तरफ देखने लगा था। अचानक उसे लगा पीछे कोई है। वो समझ गया जोया उसे सता रही है। वो मुस्कुराकर पीछे घूमा। फटाक उसके चेहरे पर एक मुक्का पड़ा था। खुद को न संभालने के कारण वो नीचे गिर पड़ा। उसने अपना गाल सहलाते हुए सामने देखा। कपड़ा में एक आदमी उसे घूर रहा था। उसने अपने चेहरे पर रबड़ का मास्क लगा रखा था, जिससे बस उसकी लाल आंखें ही दिख रही थी। उसने निशांत को उठने का मौका नहीं दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। अरे कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? जोया कहाँ है? बचने की कोशिश करता निशांत चिल्ला रहा था, पर वो उसे लातों घूंसों से मारकर दीवार की तरफ ले जा रहा था। वो आदमी मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अब निशांत ने भी उस पर वार करना शुरू कर दिया था। उसने उस अनजान आदमी को खूब मारा और नीचे गिराकर उसका मांस निकालना चाहा, पर उसने निशांत को लातों से मारकर दूर धकेला और पॉकेट से लेजर गन निकालकर उसके शरीर से सटा दिया। लेजर गन से निकलने वाली करंट को निशांत सह नहीं पा रहा था। उस आदमी ने निशांत को नीचे गिरा दिया। वो अर्धमूर्छित सा हो गया था। वो आदमी खड़ा हुआ और बड़े वाले सेलो टेप से निशांत के हाथ और मुंह बंद कर दिए। अब उसने अपने पॉकेट से चाकू निकाला था और टूटे टेबल पर रखे पत्थर पर चाकू को घिसने लगा था। निशांत ने मन में सोचा, ये तो शायद मुझे मार ही देगा, तो मरने से पहले अपने जीने के लिए एक बार और कोशिश करूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को प्लास्टिक के ड्रम में फंसाकर काटा और उस आदमी को मारने लगा। उसने चाकू उससे छीनकर फेंक दी थी, पर उस आदमी ने फिर से पॉकेट से लेजर गन निकालकर उसके सीने से लगा दिया था। निशांत तड़पते हुए नीचे गिर गया था। उस मार्क्स वाले ने अब गन पॉकेट में रखा और दूर फेंका। चाकू उठा लिया था। वो हंसते हुए निशांत की ओर बढ़ने लगा था। सीने से लगा दिया था। लेजर गन के करंट से शिथिल पड़ा निशांत झिलमिलाती आंखों से अपनी मौत को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख रहा था। उस आदमी ने अपना पूरा हाथ ऊपर कर उस पर चाकू का जोरदार वार किया, पर तभी निशांत पलटी खाकर दूसरी तरफ घूम गया और उसे अपने पैरों से मारता गैरेज के गेट की तरफ घसीटता हुआ भागा। गेट से कुछ दूर ही था कि उस आदमी ने फिर उसे अंदर खींच लिया था और उसे खड़ा करके मुक्के से मारने लगा। निशांत अब उसका विरोध करना छोड़कर खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। उसके शरीर में अब जान नहीं बची थी। उस अनजान आदमी ने उसे मारते मारते जोर से धक्का दिया था। निशांत गेट के बिल्कुल करीब गिरा था। वो खुद को घसीटता फिर से कोशिश करके रेंगता बाहर निकलने लगा। वो आदमी दौड़ता पीछे आया, पर बाहर के दीवार के पास एक ईंटे का टुकड़ा पाकर निशांत ने उठकर उसके पास आते जोर दे माथे पर दे मारा था। वो अपना माथा पकड़े चिल्लाया था। निशांत किसी तरह खुद को खड़ा करके धीरे धीरे लंगड़ाते हुए वहाँ से भागा था। वो आदमी भी पीछे ही आ रहा था। मुझे बचा लो प्लीज़, प्लीज़, वो मुझे मारना चाहता है, मेरी मदद करो। वहाँ से स्कूटी से गुजरते एक आदमी को रोकता निशांत बोला। मार्क्स वाला आदमी उस स्कूटी वाले के रुकते ही पीछे हटने लगा था। उस आदमी ने निशांत की बुरी हालत देखी और उसके कुछ दूरी पर मास्क पहने आदमी के हाथों में चमकती चाकू और वो गाड़ी तेजी से भगा ले गया। निशांत बचाओ बचाओ चिल्लाता आगे भागा था। कुछ दूरी पर उसे अपनी गाड़ी दिखी। वो गाड़ी में बैठा और चल पड़ा था। लेजर गन की करंट के कारण उसका शरीर शिथिल होने लगा था। धीरे धीरे इसके हाथ पैर शून्य होने लगे। कुछ देर जाकर वो स्टीयरिंग भी घुमा नहीं पाया और बेहोश हो गया था। चिड़ियों की चहचहाती आवाज़ से उसकी आँख खुली थी। वो खुद को गाड़ी में सेफ पाकर तेजी से गाड़ी घर की तरफ भाग ले गया था। घर पर सब सोए ही थे। वो अपने कमरे में आया और जोया के बारे में सोचने लगा। उसे जोया की बहुत चिंता हो रही थी। उसके घर में कोई अपराधी घुस गया था। शायद उसने जोया को कहीं बंद करके रखा हो। वो उसे कॉल लगाने लगा, पर वो नंबर अवैध बता रहा था। उसने लैपटॉप ऑन किया और फेसबुक खोला और उसकी आंखें खुली रह गई थी। जोया नाम की उसकी कोई फ्रेंड ही नहीं थी। उसने अपनी चैटिंग सर्च की, पर कहीं भी कुछ नहीं था। सब मानो लैपटॉप से डिलीट हो चुका था। जोया की प्रोफाइल डिलीट हो गई थी। उसने जोया राज से सर्च किया,
पर इस नाम की कोई प्रोफाइल ही नहीं थी। वो बौखला गया था। बार बार सर्च करने पर भी जोया का कोई पता नहीं चला। वो ना समझो की तरह खुद को समझता थक कर बिस्तर पर लेट गया। इस घटना को बीते 7 महीने बीत गए थे। निशांत कुछ दिन बहुत बेचैन रहा था। उसने लाख पूछने पर भी अपने चिंतित होने की वजह किसी को नहीं बताई। उसका बार बार दिल करता था कि वो पुलिस के पास जाए, पर एक हष्ट पुष्ट शरीर वाले ओहदेदार और शाफरत परिवार की लड़की की इस कदर पिटाई किया जाना और फिर पूरे शहर में उसके बारे में चर्चा किया जाना उसे मंजूर नहीं था। उसने अपनी मुंह बंद कर लिया। वो अपनी दुनिया में लौट गया था, पर अब वो अनजानों की दोस्ती से डरने लगा था। वो अब ऑफिस से आकर अपने परिवार के साथ बैठकर बातचीत करता था और देर रात नेट भी नहीं चलाता था। उस रात मौत के मुंह से वापस आने के बाद वो सुधर गया था। उसने अपनी माँ को पूरी छूट दे दी कि उनकी बहू उनके और दादी की पसंद से ही आएगी। उसके सर से आइडियल लड़की का भूत उतर गया था। निशांत में आए बदलाव से उसकी माँ और दादी बहुत खुश थी और अब दोनों जोर शोर से शादी के लिए लड़की देखने लगी थी। कुछ दिन बाद उस दिन सुबह हॉल में बैठे सब नाश्ता कर रहे थे। पापा जी न्यूज़ देख रहे थे। किसी मर्डर केस को पुलिस ने सॉल्व कर लिया था, वही दिखाया जा रहा था। यही है वो कातिल जिसने कबूल किया है कि इसने अभी तक 57 लोगों को मारा है, पर इसे अफसोस है इसके हाथों एक लड़का बचकर भाग गया। ये हमेशा एक मास्क पहनकर हत्याएं करता था। ये पहले लड़की बनकर फेसबुक से दोस्ती करता था, फिर हर उस जवान लड़के को फंसाता था जो इसे शादी करने की बात करते थे। ये लड़की की सुंदर फ़ोटो लगाकर उन्हें बहकाया करता था और उन्हें अपने घर बुलाता था, पर एड्रेस नहीं बताता था। फ़ोन नंबर देकर रास्ता बताता जाता था। ये एक गैरेज के रास्ते गैरेज का सीन देखकर निशांत के हाथों से पराठे का टुकड़ा छूटकर गिर गया। वही टायर, वही ड्रम, रस्सियाँ और चाकू, घिसने वाला पत्थर। वो तेज़ी से उठा और गाड़ी का चाबी लेकर बाहर भागा था। पापा, दादी और माँ चिल्लाते रह गए थे, पर वो गाड़ी भगा ले गया था। पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर उसने इंस्पेक्टर को देखा था। वो निशांत को देखकर बोला, कौन हो तुम? सर, टीवी पर कत्ल के बारे में दिखाया गया है। 7 महीने पहले मैं ही वहाँ से बचकर भागा था, वो हाँफते हुए बोला था। तो आप हैं वो जनाब? इंस्पेक्टर चबाते हुए बोला था। चेहरे से तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, पर क्या आपने एक बार भी अपनी जिम्मेदार नागरिक होने के कर्तव्य के बारे में सोचा? अगर आपने 7 महीने पहले ही हमें सूचित किया होता तो अभी तक 20-22 लोग भी बच सकते थे। सॉरी सर, मैं लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि मैं किसी अनजान शख्स से बुरी तरह मार खाकर आया हूँ। मेरी एक रेपुटेशन है जिस कारण मैं चुप रह गया, और दूसरी बात कि लोग मेरे मजाक भी बनाते। वो बहुत शर्मिंदा था। इतने लोगों की मौत सुनकर वो गिल्टी फील करने लगा था। इसी कारण बिना किसी की परवाह किए घर से भागता चला आया था। ठीक है, पर अब तुम क्या चाहते हो? सर, मैं जानना चाहता हूँ कि उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। मैं तो जानता भी नहीं था। आओ मेरे साथ। इंस्पेक्टर उठकर एक केबिन में जाने लगा था। निशांत भी उठकर चल पड़ा। हाँ, तो क्या पता चला डॉक्टर अजीत? इंस्पेक्टर ने कुर्सी पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से बोला। आइए इंस्पेक्टर, बैठिए। ये कौन है? उसने कुर्सी की तरफ इशारा करके निशांत के बारे में पूछा। यही वो लड़का है जो उस कातिल के चंगुल से बचकर भाग निकला था, इंस्पेक्टर ने रुष्टता से कहा था। तुमने अगर उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होता तो ये कातिल पहले ही पकड़ा जाता। एनीवे, ये एक सीरियल किलर है जिससे अपनी नाकामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई और ये एक के बाद एक कत्ल करता रहा। निशांत शर्मिंदा होते हुए उनकी बात सुनने लगा था। ये रोहन रहेजा ये छोटे मोटे फिल्म बनाया करता था। इसकी ख्वाहिश थी कि ये बड़े हीरो हीरोइन के साथ फिल्म बनाए, पर कोई भी बड़ा हीरो इसके साथ काम नहीं करना चाहता था। तब इसने एक सीरियल किलर की कहानी पर आधारित फिल्म बनाई थी। उसमें इसने इसी तरह की कहानी डाली। लड़कों को लड़की के आईडी से फंसाना और उन्हें गैरेज के रास्ते बुलाकर मार डाला
और फिर शहर के नालियों में रातों रात उसके लाश के टुकड़े कर फेंक देना। वो फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, पर इस फिल्म के बाद उसके दिल में लोगों के प्रति बेहद नफरत भर चुकी थी। अब वो दिन भर फिल्म बनाता और रातों को अपनी मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी को अंजाम देने लगा था। उसने लोगों को फेक आईडी से फंसाना शुरू कर दिया था। कितने ही लोगों की जान ली थी। उस गैरेज में बुलाकर उसने धीरे धीरे उसे कत्ल करने में मज़ा आने लगा था। वो अपने घर के आसपास से गुजरने वाले लोगों को भी मौका पाकर खींचकर गैरेज में ले जाता और उसे चाकुओं से गोंद गोंद कर मार डालता था। डॉक्टर ने पूरी बात बताई थी। वो एक हिपोटेजम के विशेषज्ञ थे। उस कातिल के जब 3rd डिग्री टॉर्चर झेल कर भी मुंह नहीं खुला तब पुलिस को उनकी मदद लेनी पड़ी थी। पर उस कातिल तक आप लोग कैसे पहुँचे सर? निशांत कुछ उलझते हुए बोला। तुम्हारी तरह ही जिगर मल्होत्रा की दोस्ती उससे हुई थी। इस बार उसका नाम निशा था। 4-5 दिनों के बाद उसने जिगर को मिलने बुलाया था, पर जिगर ने तुम्हारी तरह सबसे छुपाकर बात नहीं रखी थी। अपने कुछ दोस्तों को बताई थी। उसने अपने दोस्तों को अपनी चैटिंग भी दिखाई थी। वो जिस रात उससे मिलने जा रहा अपने खास दोस्त नमन को बता दिया था और लौट कर आने के बाद सारी बातें बताने का वादा भी किया था। जिगर उस कातिल के घर के बाहर पहुंचकर नमन को फ़ोन भी किया और वहां का एड्रेस बताया था। बदले में नमन ने उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहा था, पर उसे पता नहीं था कि सुबह तक उसका दोस्त उसे छोड़कर जा चुका होगा। सुबह होने तक नमन ने जिगर के कॉल का इंतज़ार किया। जब उसका कॉल नहीं आया तो वो उसके घर पहुंच गया, जहां जिगर के रात भर घर नहीं आने से कोहराम मचा था। सब ने उसके पहुंचते ही उससे पूछताछ शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जिगर का खास दोस्त था। वो लोग अलग अलग सब जान पहचान वालों को फ़ोन लगाकर जिगर के बारे में पूछ रहे थे। नमन ने उन सबको पूरी बात बताई और फिर जिगर के पापा ने पुलिस को फ़ोन किया था। वो लोग जब उस एड्रेस पर पहुंचे थे तो घर का मेन गेट और गैरेज का शटर दोनों ही अंदर से बंद था। पुलिस गेट को तोड़कर अंदर पहुंची थी। घर के बड़े से बाथरूम में रोहन हाथों में आरी लिए जिगर के डेड बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर चुका था और उसे प्लास्टिक बैग में डालने की तैयारी कर रहा था। हमने उसे अरेस्ट किया और थाने ले आए। इंस्पेक्टर ने निशांत को देखा, जिसके माथे पर पसीना आ गया था। उसका शरीर काँप उठा था, ये सोचकर कि क्या उसका अंजाम भी वही होने वाला था। तुमने अगर पहले बताया होता तो हम जरूर उसे पकड़ चुके होते। न जाने इन 7 महीनों में कितने बेकसूर लोग उस सनकी किलर के हाथों मारे गए। इंस्पेक्टर बहुत ही दुख से बोल रहा था। निशांत सर झुकाए खुद से घिन महसूस कर रहा था। उसके पास सारे शब्द खत्म हो चुके थे। वो उठने लगा था। देखोगे उस निर्दयी और जालिम को, इंस्पेक्टर ने निशांत को कहा था। वो रुक गया और इंस्पेक्टर को देखने लगा। खोलो इसे, इंस्पेक्टर लॉकअप के पास आकर गेट कीपर से बोला। देखो यही है वो जिसने अपने मज़े के लिए कितनों की जान ले ली, कितने घर का चिराग बुझा दिया। अंदर घुसकर ज़मीन पर जंजीरों से लिपटे शख्स को दिखाते हुए बोला। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आँख और दोहरा शरीर। वो निशांत को गौर से देख रहा था। कुछ क्षण देखने के बाद वो उसे पहचान गया था। वो ठहाके लगाने लगा था। तो अब आए हो तुम? उस रात तो तुम बचकर भाग गए थे, पर एक दिन तुझे मेरे हाथों मरना होगा। चलो, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पहले इसका इलाज किया जाएगा, फिर इसे सज़ा मिलेगी। इंस्पेक्टर उससे बोलता बाहर ले आया था। अब घर जाओ, पर सुनो, आगे से कभी भी किसी बात को छुपाने से पहले उससे होने वाले अंजाम को ज़रूर सोच लिया करना। निशांत चुपचाप वहाँ से निकलकर घर चला गया। वो घर जाकर कमरे में रोता रहा था। कहीं न कहीं बहुत मौतों का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। कुछ दिन बाद न्यूज़ में दिखाया गया 57 लोगों को बेरहमी से मारने वाले रोहन को फांसी की सज़ा दी गई। दोस्तों, कभी कभी अपनी साख बचाने के चक्कर में हम अपने सही निर्णय के बारे में सोच नहीं पाते। अगर वक्त रहते हम सबको सचेत करें और खुद भी सतर्क हो जाएं तो बहुत कुछ बदल सकता है।